हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 23 नवंबर का आज का डिस्कशन जो है वो मैं डिस्कस करूंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात की जा रही है यहाँ पे जो 3 फॉर्म बिल्स थे जो एक्ट बने बाद में, तो उसको रिपील करने की बात की जा रही है। तो जो 3 फॉर्म लॉज थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको अभी कैंसिल करने की बात की जा रही है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि जो विंटर सेशन रहेगा, 3 सेशंस रहते हैं ना हमारे और पूरे पार्लियामेंट में। एक तो रहता है कौन सा, बजट सेशन, ठीक है। एक तो रहता है बजट सेशन, दूसरा है मॉनसून सेशन और है विंटर सेशन। तो बजट, मॉनसून और विंटर सेशन में से जब भी जो विंटर सेशन आएगा, ठीक है, वहाँ पे इस जो एक्ट है, तीनों एक्ट को क्या किया जाएगा, पूरे प्रॉपर प्रोसीजर्स के तहत क्या किया जाएगा, इसको कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली बात तो ये है कि 3 जो फॉर्म जो एक्ट थे, ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 का एक्ट प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 लॉ में से पहला जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसका एम क्या था कि ट्रेड को अलाउ करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आउटसाइड एग्जिस्ट यानी कि एपीएमसी जो कमेटीज़ हैं, मंडीज जो रहती हैं, ठीक है, उनको क्या करना, वहाँ से रिमूव करना। दूसरा है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो प्रोवाइड करवाना इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये सेकेंड एक्ट आ गया। थर्ड है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है 2020 का। इसमें क्या रहेगा, जो कमोडिटीज़ हैं जैसे क्रियल्स हो गया, पल्सीज हो गया, ऑयल सीड्स हो गई, एडिबल ऑयल्स, अनियन, पोटैटो, इनको क्या करना है, इनकी रिमूविंग करना, ठीक है, लिस्ट से, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लिस्ट है वहाँ से, ठीक है। तो ये 3 जो एक्ट हैं इसके बारे में आप लोगों ने पहले तो याद रखना है, ठीक है। अभी इन तीनों एक्ट को रिपील करने की बात की जा रही है प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, जो अभी क्या आएगा, अभी विंटर सेशन में देखने को मिलेगा। तो बात ये यहाँ पे की जा रही है कि ये जो है प्रॉपर एक सेशन के ड्यूरेशन में भी रिपील किया जा सकता है, बट ऑर्डिनेंस भी लेके आया जा सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, ये किसके पास रहती है, ये रहती है हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है। आर्टिकल 213 जो है ये गवर्नर के पास पावर रहती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के तहत भी ये जो है रिपील किए जा सकते थे, बट कंडीशन ये रहती है कि 6 महीने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर से अगर पार्लियामेंट में इसको रिपील नहीं किया जाता तो ये जो एक्ट है ये फिर पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी जो बात की जा रही है कि विंटर सेशन जो आएगा वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इन तीनों लॉज को क्या किया जाएगा, रिपील यानी कि कैंसिल किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे भी ये आ जाती है कि आर्टिकल 245, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 245 के तहत जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे गए हैं, तो पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर दी गई है कि इसके तहत लॉ बना भी सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, और रिपील भी कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 245 आप लोगों को याद रखना है। 2 वेज हैं, यानी कि 2 वेज हैं। 2 वेज के तहत क्या किया जा सकता है, किसी भी एक्ट को रिपील किया जा सकता है। पहला है ऑर्डिनेंस, ठीक है, दूसरा है थ्रू लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो इसके तहत जो है ये 2 वेव्स आप लोगों को, 2 वेज जो हैं ये आप लोगों को याद रखनी है। पहला जो एक्ट था वो पास किया गया था 1950 में। 72 एक्ट जो थे उसको रिपील भी किए गए, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्ट लाए गए थे वो रिपील किए गए। लास्ट टाइम जो रिपीलिंग और अमेंडिंग प्रोविज़न, यानी कि इसका जो टाइटल रखा गया था वो रखा गया था रिपीलिंग एंड अमेंडिंग प्रोविज़न। तो इन्वोक किया गया इसको 2019 में। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिपील किए गए इसके तहत 58 एब्सोलीट जो लॉज थे, माइनर अमेंडमेंट्स किए गए कुछ, ठीक है, किसमें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में। तो ये जो आपको अभी बताया मैंने आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और जो लेजिस्लेटिव के थ्रू जो है रिपील किया जा सकता है, ये 2 वेज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉज, जो एक्ट बनाए गए थे उनको भी रिपील किया गया था, ठीक है। तो 3 जो एक्ट हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो यही जो एक्ट है जिसके कारण फार्मर्स जो थे वो ह्यूज तौर पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी भी वो प्रोटेस्ट पे जारी हैं, क्योंकि उनको
उनको पूरा क्या चाहिए कि पूरे प्रॉपर वे से जब तक जो रिपील नहीं किए जाते ये एक्ट, तब तक वो प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर माइंड में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आई होप आपके माइंड में सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स वगैरह याद रखना है। ठीक है, पार्लियामेंट को जो पावर दे रखी है रिपील करने की किसी भी एक्ट को 245 आर्टिकल के तहत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेविक के बारे में। अब नेविक क्या है? नेविक जैसे यूएसए का क्या है, जीपीएस सिस्टम है, वैसे ही हमारी कंट्री का क्या है, नेविक सिस्टम है। नेविक की फुल फॉर्म क्या है तो ये आप लोगों को याद रखनी है। नेविक की फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी कि नेविगेशन इंडियन कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये ग्लोबल यूज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सेटअप किया है। तो रिसेंटली ही वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसरो को सजेस्ट किया गया है कि वो इंडियन रीजन नेविगेशन सिस्टम जो है, जिसका नाम है नेविगेशन इन इंडियन कंसल्टेशन, इसको ग्लोबल यूज़ के लिए क्या किया जाए, एप्लीकेबल किया जाए। ठीक है, तो 2006 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट कंप्लीट और इम्प्लीमेंट कब किया गया, 2015 में। क्लियर, तो कंसल्टेशन जो है ये फर्स्ट सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसका पहले नाम क्या था, IRNSS था 1A। इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2013 में। फिर सेवन्थ एंड फाइनल सैटेलाइट जो थी 1G, इसको लॉन्च किया गया 2016 में। लास्ट जो लॉन्च किया गया कंसल्टेशन जो सैटेलाइट थी IRNSS, ठीक है, इसको रीनेम किया गया एज अ नेविगेशन इंडियन कंसल्टेशन, जिसको नेविक के नाम से बोला गया बाय इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। आपका होमवर्क ये रहेगा, जब ये इसको रीनेम किया गया, ठीक है, एज ए नेविक, उस टाइम हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पूछा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 2016 में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऑब्वियस है कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्योंकि 2014 में इनकी गवर्नमेंट आई, तो अभी तक जो है ये टिल डेट में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो प्रेजेंटली ही IRNSS जो है इसमें कंसिस्ट हो रही हैं 8 सैटेलाइट्स हैं। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और 5 सैटेलाइट जो है जियो जो सेंक्रोनियस जो ऑर्बिट है वहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसमें डिफरेंस हम देख लेते हैं कि जियो स्टेशनरी और जियो सेंक्रोनियस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले आप ये मैप देखिएगा, सॉरी ये जो पिक्चर है वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये ऑर्बिट जो रहता है ये जियो स्टेशनरी है, और ये अर्थ जो अपने एक्सिस पे मूव करती है, और ये एक्सिस आप देख सकते हैं, ये ऑर्बिट जो आप देख सकते हैं ये है जियो सेंक्रोनस। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है इनके बीच में, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम इन दोनों में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट में। इसका जो अल्टीट्यूड रहता है, यानी कि इसकी हाइट जो देखने को मिलती है 35,786 किलोमीटर है। ठीक है, पीरियड जो है इसका, टाइम पीरियड अगर देखें तो 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है इसको क्या बोला जाता है, GTO बोला जाता है। 0 डिग्री फ्रॉम अर्थ इक्वेटर पे आपको देखने को मिलती है। स्पीड, डायरेक्शन एंड टाइम पीरियड जो है वो सिंक्रोनस विद अर्थ रोटेट करती है। मोशनलेस है ये। ठीक है, तो GSAT जो है इसका जो गिवन अल्टीट्यूड सर्वे है नियरली 1/3 है ऑफ द अर्थ सरफेस, और 3 सैटेलाइट्स जो हैं ये कवर करती है एंटायर अर्थ सरफेस को। यहाँ पे जो देखने को मिलती है 24/7 कवरेज करती है ये अर्थ का। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वेदर ब्रॉडकास्टिंग एंड डिज़ास्टर फोरकास्टिंग DTH प्रपोज टू। ठीक है, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कहीं कोई डिज़ास्टर आ गया है उसकी जो मैपिंग की जाती है इसके थ्रू की जाती है। कम्युनिकेशन, जैसे सैटेलाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, टीवी वगैरह ये सारी इंटरनेट की जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो वेदर ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि साइक्लोन आने वाला है, बारिश आने वाली है, ये जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है इसके थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो जियो सेंक्रोनियस सैटेलाइट की अगर बात करें, इसका अल्टीट्यूड जो है 35,786 किलोमीटर है, यानी कि सेम है। पीरियड भी आपको सेम देखने को मिलेगा। जियो सेंक्रोनियस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, GSO बोला जाता है। इंक्लाइंड एंगल जो है ये देखने को मिलता है अर्थ इक्वेटर से। स्पीड एंड टाइम पीरियड जो है ये अर्थ रोटेट करती है उसके साथ जो है ये देखने को मिलता है, स्पीड एंड टाइम पीरियड इसका। रिटर्न टू द सेम पोजीशन इन द स्काई आफ्टर ईच रोटेट आफ्टर फॉलोइंग अ रेगुलर पैटर्न 8 इन द स्लाई ओवर द कोर्स डे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ये काम करती है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड जियो सेंक्रोनियस सैटेलाइट का। ठीक है,
यहाँ पे आप देखिए इंडिया रीजनल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, जिसको बाद में नेविक के नाम से जाना गया, ये डिज़ाइन जो किया गया प्रोवाइड करवाने के लिए जो एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है उसी टाइम के, ठीक है। तो यूज़र जो है इंडिया में एज वेल एज हमारे इंडिया में भी यूज़ किया जाता है और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी, ठीक है। तो एक्सटेंड अप टू ये 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री। तो ये 2 टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है नेवी के द्वारा। स्टैंडिंग पोजीशनिंग सर्विस है, ठीक है, तो सारे यूज़र जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो इनक्रिप्टेड सर्विसेज है, ठीक है, तो मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा ये यूज़ की जाती है। तो 2 जो हैं ये 2 टाइप्स की सर्विसेज जो इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। 3 आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखने को मिलेगी, 4 जो हैं जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट, ठीक है। तो 29 डिग्री टू इक्वेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से जीपीएस जो है अमेरिकन देखने को मिलती है। तो 24 सैटेलाइट्स हैं इनकी ऑर्बिट पे। तो नंबर ऑफ सेट्स जो है विजिबल ग्राउंड रिसीवर लिमिटेड है, ठीक है। और जो नेविक सिस्टम है वहाँ पे 4 सैटेलाइट देखने को मिलेगी, ऑलवेज इन जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट है, ठीक है। तो अराउंड 1500 किलोमीटर जो इंडिया का रीजन है वो कवर अप करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड फिशरी डे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि ये प्रोवाइड करवाती है रियल पोजीशनिंग नेविगेशन टाइम सर्विसेज ओवर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ठीक है। यानी कि हमारे इंडिया के साथ साथ जो हमारी कंट्री के जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो रीजनल जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे अभी सेलिब्रेट किया गया, कब किया गया? 21 नवंबर को किया जाता है ये हर साल, ठीक है। यानी कि संडे वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया गया। अवार्ड सेरेमनी भी ये ऑर्गेनाइज करवाई गई मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, कहाँ पे? भुवनेश्वर में करवाई गई, ठीक है। तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, इसको बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट किसको घोषित किया गया है? बालासोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है? उड़ीसा की, ठीक है। तो एम क्या है इसका, कि ओवर फिशिंग जो है उसको क्या करना, उसको अवॉइड करना, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो देखने को मिलता है फिशिंग का, क्लियर। अदर सीरियस थ्रेट जो हैं इनका इलीगल क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। तो इस सब चीज़ को रोकना, इसके तहत ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज करवाई गई। अगर बात करें फिशिंग सेक्टर की हमारे इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, फिशिंग जो है ये कैप्चर की जाती है, यानी कि इसमें क्या क्या आएगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, मैरीन, कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज़। अगर बात करें मैरीन एंड इनलैंड फिशरीज़ की, इसके तहत अराउंड 820 मिलियन पीपल जो हैं अपनी इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर इसमें क्या रहता है? फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, न्यूट्रिशन जो है सोर्स ऑफ इनकम है ये, ठीक है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर देखें तो 820 मिलियन पीपल जो हैं इससे इनकम क्या जनरेट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो थ्रेट देखने को मिलता है सस्टेनेबिलिटी ग्लोबल फिशरी रिसोर्सेज जो है, इसका इलीगल क्या किया जाता है? इनको इलीगल अनरिपोर्टेड किया जाता है, ठीक है, जो अनरेगुलेटेड फिशिंग है, ठीक है। अगर इंडियन सेनेरियो की बात करें तो 2019-20 में जो है ओवरऑल प्रोडक्शन जो देखने को मिली फिशिंग सेक्टर में 142 लाख टन थी। इंडिया जो प्रोड्यूस करता है 8% करता है ग्लोबल शेयर का, ठीक है। यानी कि ग्लोबल का 8% जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है फिशिंग सेक्टर में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड इंडिया की जो फिशिंग एक्सपोर्ट है वो कितना है? 46,662 करोड़ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट किया गया अबाउट 18% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ओके। तो इंडिया का एम क्या है कि अचीव करना, हमने टारगेट जो है प्रोड्यूस करना 22 मिलियन मैट्रिक टन जो फिश है बाय 2024 तक, ठीक है। तो कंपेयर किया जाए अगर लास्ट ईयर से, तो 34% इंक्रीज हुआ है बजट अगर देखें तो फिशरिंग सेक्टर में 2021 का, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है फिशिंग का, ठीक है, फिशिंग थ्रू एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड, और 4th लार्जर एक्सपोर्टर है, क्लियर। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 4th लार्जर एक्सपोर्टर है फिश का ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कंट्रीब्यूट करता है 7.7% ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में। अगर करंटली बात करें तो सेक्टर जो है ये फिशिंग सेक्टर लिवलीहुड यानी कि रोजी रोटी प्रोवाइड करवाता है मोर देन 2.8 करोड़ पीपल विद इन दी कंट्री, ठीक है। यानी कि हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है तो ये कितनी है? 7500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है।
तो 9 बाउंड्रीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। टोटल 9 स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। तो इतना यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिपेंड है, किस चीज़ पे डिपेंड है, ये फिशरीज़ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर। तो चैलेंजेस क्या हैं इसके चलते कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी बोला गया कि नियरली 90% जो है ग्लोबल मैरीन फिश स्टॉक जो है फुली एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज की जाती है हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक जो है ये पानी में डंप किए जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस जो हैं उनकी जान चली जाती है, ठीक है। अदर वेस्ट जो हैं वो भी डंप किया जाता है वाटर बॉडीज़ में। चेंजिंग जो हो रहा है क्लाइमेट में वो भी काफ़ी ज़्यादा असर दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जितने 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें से 14 जो है जो बात करता है लाइफ बिलो वाटर की, इसमें भी कुछ फैक्ट रखे गए हैं कि जो लाइफ बिलो वाटर है इंडिया में अगर देखें 13.36% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रहती है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है, ठीक है। कोस्टल एंड मैरीन रिसोर्सेज जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 3 to 6 ट्रिलियन USD, ठीक है। अगर बात करें ग्लोबल इकोनॉमी की एवरी ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रैंकिंग जो है 12th रही है अमंग टॉप 20 कंट्रीज में से जो रिस्पॉन्सिबल है मैरीन पोल्यूशन में, ठीक है। हमारी रैंक कितनी रही है, 12th रही है, ठीक है। जनरेट किया जाता है प्लास्टिक पोल्यूशन एवरीडे कितना, 40%। क्लियर। रिमेन वो अनकलेक्टेड है 40%। जनरेट कितना किया जाता है, 25,000। तो 40% यानी कि अनकलेक्टेड है, उसको हम कलेक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का हमारी कंट्री जो है, ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये आप लोगों को याद रखना है। सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, 1.33 mm ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियन टन। ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है इतना। अगर कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो रीडिफाइन किया जा रहा है फिशरीज़ पॉलिसीज़ को, ठीक है, यानी कि चेंज लाने की क्या क्या ज़रूरत है। क्रिएट करना है इंडिपेंडेंट इंटरकनेक्टेड जो पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है। सोशल, इकोलॉजिकल, एथिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो इसको सेटअप करना पड़ेगा। ओके। सस्टेनेबल जो टूरिज़्म है वो जनरेट करना पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। क्लियर। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमारा जो ट्रेडिशनल इंडिजीनियस जो नॉलेज एंड कल्चर है। फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को जो जेंडर इशू है स्पेशली। तो मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी मेकिंग अप्रोचेस भी लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ओके। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है एफर्ट्स लगाए गए, जैसे फ़िशिंग हार्बर्स, यानी कि इसमें डेवलप करना फ़िशिंग जो हार्बर्स है 5 मेजर जो कोस्टल एरिया जैसे कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप पोर्ट जो है और पेटवा घाट जो है। क्लियर। तो ये हब है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सी वीड पार्क भी जनरेट किए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई। पार्क बेस्ड स्कीम लाई गई। मैरीन फिशरीज बिल लाया गया। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये भी लाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लॉन्च की गई। मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये भी पिक्चर में लाई गई। तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओवर फिशिंग की जाती है, इलीगल ट्रेड किया जाता है, ठीक है। पोल्यूशन के कारण क्या होता है, फिशेस जो है और मैरीन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है, यानी कि मर जाते हैं जो वाटर में रहते हैं जीव जंतु, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 रोहिंग्या फैमिलीज़ जो है, ठीक है, केरला हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ कि उनका कोई भी लिंक नहीं है आईएस वालों के साथ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए क्या है, रोहिंग्या कम्युनिटीज़ जो है ये कहाँ से आई थी। ये म्यांमार कंट्री से आई थी, ठीक है। म्यांमार का जो रखैन स्टेट है, ओके। मोर देन 6,88,000 रोहिंग्या जो है यहाँ पे क्या किए गए, यहाँ से निकाले गए, ठीक है। तो इनको कहाँ पे अभी ये कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये देखने को मिले आपको भाषण 4 जो आइलैंड है बांग्लादेश का, और ये फ्लोटिंग आइलैंड है, कभी भी डूब सकता है, ठीक है। तो नियरली जो अगर देखें 1 लाख जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वायलेंस के चलते इनको क्या किया गया, म्यांमार से निकाला गया। क्लियर। साइक्लोन लैश जो आइलैंड है बे ऑफ बंगाल का, अब जो ये कहाँ पे देखने को मिला, जो भाषण 4 आइलैंड है वहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड जो कम्युनिटी है। क्लियर। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखें, ठीक है, टोटल जो है 10,565 जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं हमारी कंट्री में भी एंटर कर चुके हैं, ठीक है। JNK में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार। क्लियर। तो ये अलग अलग रूट से ये कहाँ गए, हमारी कंट्री में एंटर किए। क्लियर है इतना। तो रोहिंग्या आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें तो
केजरीवाल जी के द्वारा, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके द्वारा बोला गया है कि अगर पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है तो हम क्या करेंगे, वुमेंस को 1000 रुपीज़ पर मंथ देंगे। ठीक है, तो ये वादे किए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिशियन जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी देखने को आ रहे हैं, अभी देखें तो जो इलेक्शंस आएंगे पंजाब में, उसके चलते ये सारी प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा अभी गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जो अभिनंदन है उनको ये गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभिनंदन जी को अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा तो प्रेजेंट किया गया है वीर चक्र, ओके, कैप्टन अभिनंदन को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड आ जाता है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आ जाता है। ठीक है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड यानी कि इसमें आता है परमवीर चक्र, ये हाईएस्ट है गैलेंट्री अवार्ड में, महावीर चक्र और वीर चक्र। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये याद रखिएगा। तो कितने आते हैं, टोटल 6 आपको ये अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 1952 में इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पाकिस्तान के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो वीट है, ठीक है, जो अनाज वगैरह वो पहुंचाया जाएगा। इंडिया से ये जाएगा, पाकिस्तान का रूट जो है वहाँ से देखने को मिलेगा। तो अभी ये पाकिस्तान जो है वो मान चुका है ये बात जो इंडिया की है, क्योंकि अभी जो मीटिंग देखने को मिली थी आपको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोवाल के द्वारा ये बात रखी गई थी। तो यहाँ पे आप देखिए चारबाग पोर्ट भी डेवलप किया गया था हमारी इंडिया के द्वारा पाकिस्तान में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आखिरकार पाकिस्तान जो है ये बात मान ही गया कि हम जो है अलाउ करने जा रहे हैं इंडिया को कि वो अफ़गानिस्तान में ये जो अनाज वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएं वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है इतना। तो ये आज के थे ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अपने रिव्यूज़ जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।